दोस्तों, हिंदी डब मूवीज़ की श्रृंखला में जो यूट्यूब पर इजीली अच्छी डबिंग में और लगभग साधारण डबिंग में अवेलेबल है, जिसको देखने में फिल्म का तत्व समझ आए, उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एक तेलुगु फिल्म की जिसका नाम है रिपब्लिक, जिसके हीरो हैं साई धर्म तेज। और फिल्म 2021 में आई थी, रिलीज हुई थी और अभी 2022 में ये यूट्यूब पर अवेलेबल हुई है। और ये एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, बहुत ही अच्छी फिल्म है। इसका निर्देशन व लेखन देवी कट्टा जी ने किया है और इसे प्रोड्यूस किया है JB एंटरटेनमेंट एंड जी स्टूडियोज़ ने। आज इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, रिव्यू करेंगे, बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट और सारा इसकी रेटिंग वगैरह सब देंगे, IMDb रेटिंग वगैरह। आपको क्यों ये फिल्म देखनी चाहिए, कृपया वीडियो को अंत तक देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार देतवाल, फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, साई धर्म तेज जी का कैरियर थोड़ा डांवाडोल सा रहता है। इनकी फिल्में आती हैं, कुछ पिट जाती हैं, कुछ ये हिट हो जाती हैं। इनका एवरेज है कैरियर, औसत ही रहा है। बाकी इनके अभिनय में कभी कभी पृथ्वीराज सुकुमारन की भी झलक नज़र आती है, जो तमिल के बहुत अच्छे जाने माने एक्टर हैं। और कभी कभी राम पोटी नैनी की भी इनकी एक्टिंग में झलक नज़र आती है। और इनकी फिल्मों का ग्राफ जो अगर देखा जाए तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मगर इनका ग्राफ ज़्यादातर डामाडोल ही रहता है। यह साल में 1-2 फिल्में ठीक ठाक दे देते हैं, मगर 3-4 फिल्में इनकी ख़राब आती हैं। काफ़ी वक्त बाद इनकी एक रिपब्लिक फिल्म आई है, जिनमें उन्होंने खुलकर एक्टिंग की है, एक्शन अच्छा किया है, अभिनय अच्छा किया है। और इनमें इनका साथ जो निभाया है वो इनकी नायिका है ऐश्वर्या राजेश, और पिता के रोल में है जगपति बाबू, और इनके प्रतिद्वंदी पॉलिटिकल पार्टी के एक करप्ट लीडर के रोल में है रमैया कृष्णन। और ये सिस्टम से एक लड़ाई है। ये खुद एक IAS ऑफिसर होते हैं, काफ़ी बोल्ड और बिंदास स्वभाव के व्यक्ति दिखाया इनको, जिनकी अपने पिता से बिल्कुल नहीं बनती है। उनके पिता भी एक अधिकारी होते हैं, बड़े ओहदे पर होते हैं, किंतु वो करप्ट होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं और नेताओं की और मिनिस्टरों की हेल्प करते हैं। बाकी इसमें रमैया कृष्णन का पात्र बहुत ही जीवंत है, बहुत ही कनेक्ट कर पाते हैं दर्शक उससे। साई धर्म तेज के पात्र से दर्शक कनेक्ट नहीं कर पाते, किंतु इस तरह के पात्र होते हैं। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि फिल्म के लास्ट में जो क्रेडिट दिखाए गए हैं, उस हिसाब से फिल्म रियल इंसिडेंट पे आधारित है। वहाँ से इसकी कहानी का सार लिया गया है। जो IAS अधिकारी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ या मिनिस्टरों के खिलाफ या सिस्टम के खिलाफ भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ते हैं, प्रूफ इकट्ठे करते हैं और उनके खिलाफ एक जंग लड़ते हैं अपने उद्देश्य के खातिर, अपने असूलों की खातिर। आखिर में उनका हश्र यही होता है कि वह राजनीतिक पार्टियां व नेता या देश के बड़े लोग मिलकर उनको ख़त्म ही कर देते हैं। इसमें पूरा भ्रष्टाचार दिखाया है, शुरू से आखिर तक फिल्म बांधे रखती है। और एक्शन सीन भी बहुत बेहतरीन बन पड़े हैं, निर्देशन बहुत अच्छा है, स्क्रीन प्ले बहुत कसा हुआ है और फिल्म शुरू से अंत तक बांधने पे मजबूर करती है। कुछ सवाल उठते हैं, उसका जिक्र हम बाद में करेंगे, पहले हम इस फिल्म के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। दोस्तों, इस फिल्म का स्क्रीन प्ले यानी कि पटकथा देवी कट्टा जी ने किरण जयकुमार जी के साथ मिलकर लिखा है। मूल कहानी देवी कट्टा जी ने लिखी है, निर्देशन भी उन्होंने खुद ही किया है। निर्माताओं के नाम है J भगवान और J पुल्ला राव। सिनेमाटोग्राफी करी है M सुकुमार जी ने और इस फिल्म का संपादन यानी कि एडिटिंग की है परवीन KL ने। संगीत इस फिल्म में है मनीष शर्मा जी का, और जो इसकी प्रोडक्शन कंपनी है उनका नाम मैंने बता दिया है, JB एंटरटेनमेंट और जी स्टूडियोज़। इसका वितरण भी जी स्टूडियो ने किया है। इस फिल्म को रिलीज किया गया था पूरे 2021 को, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तेलुगु भाषा की मूल भाषा की फिल्म है ये। दोस्तों, इसकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी फिल्म की स्टार्ट की गई थी 2020 के मध्य में और फरवरी 2021 में इसकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी ख़त्म कर ली गई थी। बीच में कोविड-19 की वजह से बीच में कुछ व्यवधान आए थे। दोस्तों, 1970 का दौर है जिसमें तेलारू झील जो है सबसे बड़ी फ्रेश पानी की झील है, साफ पानी की झील है, इंडिया में सबसे बड़ी है और जो कि एक बहुत ही मुख्य केंद्र है, झील है फिशिंग के लिए और फार्मिंग के लिए। और 40 सालों से
ये लेक जो है फिशिंग फार्म्स पे बनाई गई है, जो कि ज़्यादातर हिस्सा खरीदा गया है विशाखा वानी द्वारा, जो धीरे धीरे इस झील को प्रदूषित कर रही है। उस प्रदूषण की वजह से आसपास के गांव की ज़मीन भी प्रदूषित हो रही है और वहाँ के लोग लगातार बीमार भी पड़ रहे हैं। अब कहानी वर्तमान समय में चलती है। पंजा अब्राहम नाम का एक लड़का है, काफ़ी योग्य है, स्मार्ट है और उसका एलुरु से है वह, और वो चाहता है कि समाज जो है, सोसाइटी जो है, सच्ची हो, ईमानदार हो, क्योंकि उसको तजुर्बा है करप्शन का, भ्रष्टाचार का। उसकी अपनी ही फैमिली के अंदर उसके फादर के साथ, जिनका नाम है दशरथ, जिनका रोल निभाया जगपति बाबू ने, वो एक करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं जो वो बचपन से देखता आ रहा है, और वो चाहता है कि ये करप्ट ना हो, मगर वो उनको काफ़ी नापसंद करता है अपने पिता को, उनके करप्शन भ्रष्टाचार की वजह से बचपन से ही। अपनी स्कूली शिक्षा में बड़े अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होने पर इसको MIT में एक सीट मिल जाती है, जिसकी वह तैयारी कर रहा होता है। एक दिन पंजा अभिराम जब वोट डालने जाता है तो उसके पिताजी वहाँ पे ड्यूटी पर होते हैं, मगर वो धांधली को रोकने की वजह उनका साथ देते हैं। वहाँ का कलेक्टर भी उस धांधली को रोकता है। इसका वोट जो है वहाँ पर डाल दिया जाता है, जबकि खुद ये वहाँ खड़ा है, और उसके बाद ये वहाँ बहस करता है। तो इसको कहा जाता है कि आप एक बैलेट पेपर पे साइन करके चले जाएं, मगर ये मानता नहीं है, वहाँ बहस करता है सभी अधिकारियों से, अपने पिता से और उस कलेक्टर से, उनको बहुत शर्मनाक बातें सुनाता है। और उसके बाद इसका मन चेंज हो जाता है, बदल जाता है, और ये वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करने के लिए, कलेक्टर वगैरह की भ्रष्टाचार को देखते हुए वह खुद उसका एक हिस्सा बनने की कोशिश में लग जाता है, क्योंकि कलेक्टर उसको चैलेंज करता है कि तुम इस सिस्टम में आकर देखो तो तुम्हें भी वही करना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं, तुम्हारे पिता भी वही कर रहे हैं, सारी दुनिया यही करती है, हमारे हाथ बंधे हुए, हम कुछ नहीं कर सकते। वह इस चैलेंज को, मुकाबले को सहर्ष स्वीकार कर लेता है और वह IAS की तैयारी शुरू कर देता है। इसी दौरान वह फिल्म की नायिका मायरा हंसेन से मुलाकात होती है उसकी, जो एक NRI है, जो अपने खोए हुए भाई वरुण को खोज रही है और जो कि 1 महीने से लापता है। उसके दोनों बच्चों को वह पाल रही है, उनको बहला फुसला के बार बार बोलती है कि तुम्हारे पिता आएंगे आएंगे आएंगे, और वह अपने भाभी को पहले ही खो चुकी है बीमारी की वजह से। पंजा अभिराम को और मायरा को ये पता चलता है कि उसका जो भाई, खोया हुआ भाई वरुण है, वो गुना नाम के एक लोकल गुंडे से मिला था कुछ दिन पहले, मिसिंग होने से कुछ दिन पहले। ये उसकी सहेली उसको फ़ोन करके बताती है, और उसके द्वारा अभिराम को ये पता चलता है, पंजा अभिराम को, नायक को फिल्म के। मायरा और अभिराम जाते हैं पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर की मदद लेने, मगर वहाँ उनकी कोई मदद नहीं होती, सब मिले हुए होते हैं। और इसी बीच विशाखा वानी क्लीन स्वीप कर देती है अपोजिशन पार्टी का और इलेक्शन जीत जाती है और अपने बेटे को आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देती है। उसके बेटे का नाम होता है इंदुकरी विष्णुवर्धन। खुद वह एक किंग मेकर की सीट पर बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर लेती है। अराजकता का माहौल बन जाता है पूरे आंध्र प्रदेश में। यहीं हीरो की मुलाकात मनी नाम के एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर से होती है, जो कि अपने पिता के साथ न्याय के लिए लड़ रहा है विशाखा वानी के सिस्टम से, क्योंकि विशाखा वानी का लोकल गुंडा गुना उसकी ज़मीन हथियाना चाहता है, जबकि असली कागज़ तो मनी के पास है, मगर वो कोई मानता नहीं है। यह सब अभिराम अपनी आंखों से देखता है, किंतु वह बेबस हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता, और मनी उसको समझा बुझा के उसी को वापस भेज के गुना से हाथ मिला लेता है, उसकी बात को मान जाता है दबाव में आकर। इसी बीच वरुण की मौत की खबर आती है और अभिराम और मायरा पुलिस स्टेशन से कोई भी सपोर्ट, मदद ना मिलने की वजह से बेबस ही रहते हैं। वरुण की मौत एक पहेली बनकर ही रह जाती है दोनों के लिए, और वह मायरा वापस जाने का फैसला भी कर देती है और इंस्पेक्टर की बात मानकर वह पेपरों पे साइन भी कर देती है, ताकि उसका डेथ सर्टिफिकेट मिल सके और वह दोनों बच्चों को अपने साथ अमेरिका ले जाए शिफ्ट करने के लिए। UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, टॉप करने के बाद जो टीवी पे खबर आती है, तो उसके पिताजी बड़े परेशान हो जाते हैं दशरथ अभी के, किंतु
उस इंटरव्यू में जब जाता है वह इंटरव्यू देने के लिए, तो इंटरव्यू उसके हिसाब से तो ख़राब होता है, मगर वहाँ पर जो चेयरमैन होते हैं इंटरव्यू लेने वाले, वो उससे बहुत प्रभावित होते हैं और इंटरव्यू के बाद उसको सबसे योग्य उम्मीदवार घोषित कर देते हैं। टॉप करता है वह इंटरव्यू में। ट्रेन से आने के दौरान वह खिड़की से देखता है ट्रेन की कि गुना के आदमी विशाखा वानी के ऑर्डर पर उसको मिट्टी का तेल मनी को जलाकर राख कर देते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी ज़मीन हथियानी होती है। यह सब हादसा देखने के बाद ही वह यूपीएससी में आईएएस ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए जाता है, जहां वह उटपटांग जवाब देता है और सिस्टम के खिलाफ कुछ बोलता है, और उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती है कि वह इस इंटरव्यू को पास कर पाएगा, अपनी विचलित व उपेक्षित दिमाग की वजह से। किंतु थोड़े दिनों बाद ही उसे सबसे टॉपेस्ट उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना दिया जाता है उस जिले का। तब उसे पता चलता है कि यूपीएससी बोर्ड के चेयरमैन ने व्यक्तिगत रूप से उसके अंदर एक सलाह करके आपस में उसको सबसे टॉप श्रेणी में रखा है और उसको सुप्रीम पावर दे दी है डिस्ट्रिक्ट की, जिसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना तो उसका ट्रांसफ़र करा पाएगी, ना उसके अंदर हस्तक्षेप कर पाएगी उसके कार्यकलापों में। उसको सुप्रीम पावर दे दी जाती है उस डिस्ट्रिक्ट की, और उसका चयन एक प्रयोग के तौर पे किया गया था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी के तौर पर किया गया था। सबसे पहले वह अपना काम जब शुरू करता है तो गुना का एनकाउंटर ऑर्डर ले लेता है और पुलिस अधिकारी के साथ मिलकर गुना को मार देता है। किंतु उसको हैरानी होती है जब मायरा वहाँ पर उन्हें बेहोश मिलती है, उसके साथ आए इंस्पेक्टर को और उसको खुद को। मायरा की बुरी हालत देखते हुए नायक अभिराम उसको लेकर हॉस्पिटल भागता है, जहाँ उसे पता चलता है डॉक्टर से कि उसके साथ बहुत क्रूरता से बलात्कार हुआ है और वह मरने वाली है। गुना के आदमियों ने उसको बहुत मारा था, दोनों बच्चों को भी मार दिया था, जो दोनों बच्चों को वो पाल रही थी, अपने भाई के दोनों बच्चों। केवल कारण कितना था कि वह गुना के द्वारा अपने भाई का पता लगाना चाह रही थी। गुना के लोगों को ये पसंद नहीं था। इंक्वायरी में इंस्पेक्टर को पता चलता है कि दोनों बच्चों को भी क्रूरतापूर्वक मायरा की आंखों के सामने मार दिया गया। उनकी लाशें तो नहीं मिलती, लेकिन अभिराम आग बबूला होकर मीडिया से मुखातिब होता है और यह बोलता है कि सिस्टम इस तरह की हरकतें क्यों अलाउ कर रहा है। वरुण की तलाश के चक्कर में उसको वरुण की एक वीडियो हाथ लगती है, जिसमें उसे पता चलता है कि वरुण एक न्यूरोलॉजिकल प्रोफेसर था और उसने एक वीडियो में सारी कहानी बयान की थी, जिसकी वजह से उसका मर्डर हो। उस वीडियो से ये पता चलता है कि वरुण उस वीडियो में अपनी मरती हुई पत्नी के पास बैठकर वीडियो बनाता है और बताता है उस वीडियो के अंदर कि उसकी पत्नी को न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है और केवल वो उस प्रदूषित पानी से हुई है, झील के पानी से, क्योंकि खुद वह न्यूरोलॉजी का प्रोफेसर और डॉक्टर, इसलिए उसी बात का पता है। वह अपनी पत्नी की मरने का कारण तेलुरु झील की मछलियों को बताता है, जिसको खाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का शिकार हो रहे हैं अचानक भर कर। अचानक से न्यूरोलॉजिकल बीमारी के शिकार कई लोग होते हैं, तो वरुण रिसर्च करता है और पता चलता है कि यह प्रदूषित पानी झील का जो है विशाखा वानी के फार्म्स की वजह से हो रहा है, जो उसके मत्स्य फार्म है। इसी बात पर अभिराम उच्च अधिकारियों की एक मीटिंग लेता है, जिसमें वह अपने पिता को और हेल्थ ऑफिसर को इसलिए सस्पेंड कर देता है कि उन्होंने फेक रिपोर्ट बनाई थी उस झील के पानी के बारे में, जबकि वरुण ने अपने कागज़ सारे उनको सौंप दिए थे, सब एविडेंस, सब सबूतों के साथ। उसके पिताजी खुद डीसी होते हुए करप्ट हो जाते हैं। सभी अधिकारी मीटिंग में एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। अभिराम अपने मन में प्रश्न और हाथों में सबूत लेकर विशाखा वानी से मिलता है और उसको बोलता है कि वह अपने फार्म, मछली के फार्म बंद कर दे और वहाँ पर जितनी भी एक्टिविटी है वह बंद कर दे। पानी प्रदूषित करने की जो भी एक्टिविटी हो रही है, जितना भी निर्माण कार्य लेक के आसपास हो रहा है, वह बंद करने के लिए बोलता है उसको, विशाखा वानी को। विशाखा वानी उसको अपने पिता के बारे में बताती है, जो कि बहुत ही देशभक्त एक सोशल वर्कर होते हैं। वह बताती है कि उसने अपने पिता को मरते हुए देखा है, कोई हेल्प नहीं मिली थी, कोई मदद नहीं मिली थी। वह इस पूरे सिस्टम को अकेली नहीं बदल सकती। वह भी किसी वक्त ईमानदार होती थी, मगर बाद में वो धीरे धीरे करप्शन का हिस्सा बनती चलेगी। इसलिए वह अभिराम को भी सलाह देती है कि वह अकेला इस सिस्टम को नहीं बदल सकता, जैसा चल रहा है चल लेने दो, उसकी हार हो जाएगी।
आगे वह अभिराम को बताती कि कभी वह भी उसी की तरह होती थी, मगर इमरजेंसी के दौरान उसने अपने पिता को खो दिया था, साथ ही साथ अपने पति को भी खो दिया था। तब उसने कहा, विशाखा वानी ने, कि तब उसे यकीन हुआ कि पूरे सिस्टम को बदलना बहुत ही नामुमकिन है। चाहे वह कितनी ही कोशिश कर ले, उसके पिता ने भी काफ़ी कोशिश की थी, इसलिए उसने उस सिस्टम को ही अडॉप्ट कर लिया, उस सिस्टम को ही धारण कर लिया जो करप्ट है, जो भयंकर है। विशाखा वानी अभिराम के विरुद्ध वहाँ के फार्म मजदूरों को भड़का देती है, उनको स्टेक होल्डर बनाने का लालच देकर उनको उसके विरुद्ध कर देती है। और वहीं पे जब वह आता है तो उसके विरोध प्रदर्शन में सारे लोग ज़मीन पे बच्चे लिटा देते हैं। बाद में धीरे धीरे एक एक करके वह जब भाषण देता है अभिराम, तो वो वापस होते हैं, मगर विशाखा वानी के गुंडे वहाँ पे अराजकता फैलाते थे, कई मजदूरों को वहाँ जान से मार दिया जाता है। इस हादसे का जिम्मेदार सीधे सीधे अभिराम को माना जाता है और यूपीएससी बोर्ड उसको अपने पोस्ट से बर्खास्त कर देता है। इसी बीच विशाखा वानी केंद्रीय सरकार से हाथ मिला लेती है, जो सरकार पहले उसके विरुद्ध एलिगेशन लगा रही थी, आरोप लगा रही थी। इसी फ्रस्ट्रेशन और दुविधा में अभिराम को एहसास होता है कि केंद्रीय सरकार ने उसका यूपीएससी में टॉपर बनाकर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाकर उसका इस्तेमाल किया एक राजनीतिक हथियार के तौर पर विशाखा वानी को केंद्र सरकार में मिलाने के लिए। इसी बात से नाराज होकर गांव के कुछ लोग भड़क जाते हैं विशाखा वानी के बहकावे में आकर, और अभिराम के पिता दशरथ को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और उसको जूतों की माला पहना देते हैं। अभिराम जाके उनको छुड़वाता है। जब वह रास्ते में आ रहे होते हैं तो दशरथ उसको एक फ्लैशबैक के थ्रू ये समझाने की कोशिश करता है कि कभी वह भी उसी की तरह सिंसियर और ईमानदार ऑफिसर हुआ करता था, जिसके कारण अभिराम के पिता दशरथ का बहुत बार ट्रांसफ़र होता है। तब अभिराम छोटा बच्चा होता है और इसी हादसे में गुंडों द्वारा दशरथ की पत्नी व उसकी बेटी को चलती ट्रेन से मार दिया जाता है धक्का देकर। ये सब बातें वह याद दिलाता है दशरथ अपने पुत्र को, अभिराम को, जो कि उस वक्त ट्रेन में साथ होता है मगर छोटा होता है, और वह बताता है कि उसने इस वजह से भ्रष्टाचार का लबादा ओढ़ लिया, क्योंकि वो सिस्टम से लड़ नहीं पाया था, तो इसलिए वो सिस्टम का एक हिस्सा बन गया, भ्रष्ट सिस्टम का। दशरथ इस वक्त अपने बेटे अभिराम का साथ देने के लिए आग्रह करता है और दोनों मिलकर अपील करते हैं ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में, और वहाँ पर कोर्ट लगती है और सारे प्रॉपर एविडेंस लेकर अभिराम आ जाता है अपने पिता दशरथ के साथ। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जज जो होते हैं वह उसकी अपील से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उसके सबूतों को सही मानते हैं, और उनका नाम होता है नरसिम्हा। नरसिम्हा जी बहुत पसंद करते हैं उसकी अपीलों को, और उनके ऊपर प्रेशर भी होता है स्टेट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, पॉलिटिशियंस का, लेकिन फिर भी वह न्याय के लिए खड़े होते हैं और विशाखा वानी को, विजय कुमार को और दशरथ को अपनी पोस्ट से हटा देते हैं और उनको उम्र कैद की सज़ा सुना देते हैं। सबूतों और ऑर्डर्स के कारण सुप्रीम कोर्ट भी विशाखा वानी की झील के आसपास जितने भी निर्माण कार्य हैं सबको एक साथ गिराने का आदेश दे देते हैं। विशाखा वानी यह फैसला सुनते ही आग बबूला हो जाती है और उसको तबीयत खराब होने के कारण हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। वह अभिराम को ये चेतावनी भी देती है कि वह सिस्टम से कितना भी लड़ लेगी मगर ये सिस्टम वह बदल नहीं सकता किसी भी कीमत पर। कुछ दिनों के बाद अभिराम देखता है कि झील के पास निर्माण कार्य फिर स्टार्ट हो गया है। वह गांव वालों से काफ़ी लड़ाई करता है कि उन्होंने ये काम क्यों शुरू किया जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं यहाँ पे काम नहीं होगा। इस पर उन गांव वालों की भीड़ में से कई लोग उस पर कमेंट करते हैं कि 40 साल तक आपकी जाति वालों ने राज किया, अब उनकी बारी है राज करने की। इन सब झगड़ों के बीच मनी का जो फादर है, जिसको जलते हुए देखा था अभिराम ने ट्रेन से, मनी का फादर उसको बोलता है, अश्योर करता है कि अब यहाँ निर्माण कार्य नहीं होगा। वह उसको समझा बुझा के घर भेज देता है। पर अगले ही दिन अभिराम अपने आप को जंगल के किनारे पे पाता है और वहाँ पर मनी के पिताजी और गैंग होते हैं गांव के जो निर्माण कार्य कर देते हैं और वो उनके द्वारा मारा जाता है, क्योंकि वे चाहते थे झील को अपने लिए, खुद के लिए। विशाखा वानी को जब हॉस्पिटल में इस बातों का पता चलता है तो वह अपना ऑक्सीजन मास्क हटाकर
आत्महत्या कर लेती है और पूरा आंध्र प्रदेश दुख में डूब जाता है। दशरथ जो जेल में होता है, उम्र कैद की सज़ा काट रहा होता है, उसके पिता को अभिराम के बचे हुए कपड़े, पर्स, आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है और वह वहाँ जेल में फुट फुट कर रोता है। वह समझ जाता है कि उसका बेटा बलि चढ़ गया है सोसाइटी की। और इस तरह से फिल्म लास्ट में ख़त्म होती है और उस क्रेडिट में दिखाया जाता है कि इस तरह के ऑफिसरों की लिस्टों को दिखाया जाता है जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, मगर वो बड़े लोगों द्वारा, उच्चाधिकारी और राजनीतिक पार्टी और गांव द्वारा मार दिए जाते हैं। फिल्म इसी वास्तविक मोड़ पर ख़त्म हो जाती है और एक प्रशंसनीय दर्शकों के साथ छोड़ जाती है। दोस्तों, 64 दिनों में इस फिल्म की शूटिंग पूरी हुई थी। 2 ही गाने थे फिल्म में, 8 मिनट 50 सेकंड के। इन गीतों को लिखा था रहमान और सुधाला अशोक तेजा जी ने। इन गीतों को गाया था अनुराग कुलकर्णी, धनंजय हयमैत, मोहम्मद आदित्य अयंगर, पृथ्वी चंद्रा, साकी श्रीनिवास और बरेमी शेट्टी ने। जहाँ तक फिल्म समीक्षकों, दर्शकों की बात है, दर्शकों का इसको भरपूर समर्थन मिला और क्रिटिक्स ने, फिल्म समीक्षकों ने एक सुर में इस फिल्म को आउटस्टैंडिंग बताया। idolbrand.com के श्रीनिवास कंचो भोटला जी ने इसको आउटस्टैंडिंग बताया और इस फिल्म को बहुत ही अच्छा बताया। सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाली मात्र एक फिल्म नहीं बताया, बल्कि उन्होंने कहा यह सिस्टम के खिलाफ एक लड़ाई का उद्घोष है। फिल्म समीक्षक सुभाष के झा ने इस फिल्म के हीरो अभिराम के रोल के लिए साई तेज धर्म की तारीफ करी और उसको कहा कि ही इज़ वन ऑफ द ट्रूएस्ट हीरोज I have seen in any film in any language in recent times। सिनेमा एक्सप्रेस के फिल्म समीक्षक राम वेंकट श्रीकर ने कहा इस फिल्म के बारे में, वेल क्राफ्टेड एंड रॉट रिपब्लिक इज़ ए स्मार्ट कंस्ट्रक्शन ऑन द आइडिया ऑफ करप्शन एंड हाउ इट इज़ रिस्पेक्शन seeps into the lives of innocents। उन्होंने इस फिल्म के लेखन की भी बहुत तारीफ़ की है और इस फिल्म की तुलना उन्होंने एक 1974 में अमेरिकन फिल्म आई थी पैरालैक्स व्यू, उससे भी की कि उसमें भी ये फिल्म जो थी एलन जे पाकुला की द पैरालैक्स व्यू, उसमें भी लाश मिलती है और कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब होते हैं, उससे इसकी रिसेंबलिंग की फिल्म की। द हिंदुस्तान टाइम्स के समीक्षक हरिचरण पुडीपैडी जी ने कहा तेज को काफ़ी अच्छा मौका मिला और अच्छा रोल मिला और उन्होंने एक बहुत मजबूत अभिनय क्षमता अपनी दिखाई है और उनको काफ़ी अच्छा रोल मिला, स्क्रीन टाइम भी काफ़ी अच्छा मिला और वो इस फिल्म में अपने रोल में चमके हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने इसको एक इंटेंस पॉलिटिकल ड्रामा बताया फिल्म को। उन्होंने इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और न्यायपति ने अभिनय क्षमता के लिए साई धर्म तेज की तारीफ़ की और ये लिखा, तेज गिव्स द फिल्म एंड द कैरेक्टर हिज ऑल। और उन्होंने ये भी लिखा, रमैया कृष्णन इज़ डिलीशियस एज द बैडी, ए मैन वुमन हु विल स्माइल इन योर फेस इवन एज शी प्लॉट्स योर फेट। द हिंदू की समीक्षक संगीता देवी ढूंढू ने लिखा, ए ग्रिपिंग पॉलिटिकल ड्रामा doesn't take an escapist entertainment route. She opened that the film's strength lied in its great characters। तेलंगाना टुडे के फिल्म समीक्षक प्रकाश पेचेटी ने तारीफ़ करते हुए कहा कि इनका साई धर्म तेज, रमैया का और ऐश्वर्या राजेश का अभिनय बहुत अच्छा था।
इसके अलावा उन्होंने कहा, रिपब्लिक श्योरली एड्स ए कैप इन द फेदर फॉर साई धर्म तेज। दोस्तों, इसके अलावा द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के फिल्म समीक्षक गबेटा रानीत कुमार जी ने इसके बारे में कहा कि देवी कट्टा द डायरेक्टर प्रेजेंटेड रिपब्लिक एज ए कॉशनरी टेल रिमाइंडिंग द ऑडियंसेस of the importance of citizen activism, criticism and constant vigilance to protect the sanctity of democracy। तो फिल्म समीक्षकों ने एक स्वर में इस फिल्म को बहुत अच्छी रेटिंग दी, दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। इसको IMDb पे भी 10 में से 8 की शानदार आउटस्टैंडिंग रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, वेबसाइट पे और विकीपीडिया पे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट के बारे में भ्रामक जानकारी है। विकीपीडिया पे तो जानकारी है ही नहीं इसकी बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, जो कि अपने आप में बड़ी हैरानी की बात है। बाकी विकीपीडिया का सोर्स तो मेरे को काफ़ी ऑथेंटिक लगता है ज़्यादातर और हमेशा से ही, मगर वेबसाइट पे इसका बजट जो है कई साइटों पे 10 करोड़ और कई साइटों पे 20 करोड़ तक बताया जा रहा, बहुत गहरा फ़र्क है। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी 11.5 करोड़ एक साइड पे दिखाए जा रहे हैं, बाकी जगह इतना क्लियर नहीं है। फिल्म मेरा जहाँ तक ख्याल है ये बिलो एवरेज या फ्लॉप की श्रेणी में आती है। मगर दोस्तों, मैं आपसे एक बात आज वो करूँगा शेयर कि फिल्मों की समीक्षा एक अलग चीज़ है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक अलग चीज़ है। फिल्म आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, अच्छी है, दर्शकों को हौसला ना बांध पाई हो। मैंने जैसे कह दिया, दर्शकों का प्यार मिला, जिन्होंने यूट्यूब पे देखी उनका प्यार मिला होगा, सिनेमाघर में लोग नहीं गए होंगे, अच्छी अच्छी फिल्म पिट जाती हैं। और ये साई धर्म तेज के साथ तो ये लगा ही रहता है, डावाडोल ही है इनका कैरियर। अच्छी फिल्में करते हैं मगर वो चल नहीं पाती, और बुरी करते हैं तो वो भी नहीं चल पाती, तो इनका साथ ऐसे होता ही रहता है। बाकी दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समापन करता हूँ, काफ़ी लंबा हो जाता है। मैं जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, गागर में सागर भरने की। मैं चाहता हूँ लिफाफे में चिप्स का जैसे होता है हवा ना भर के चिप्स ही चिप भर दूँ। मेरा ख्याल है शायद एक बार वीडियो आप शुरू में 5-1 मिनट देखोगे तो लास्ट तक छोड़ नहीं पाओगे, मेरा अपना अनुमान है। बाकी आपका क्या अनुमान है इस फिल्म के बारे में? आपने देखी है तो बताइए, नहीं देखी तो देखने का मन है तो देख के आइए इस फिल्म को यूट्यूब पर और मुझे कमेंट करिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। थैंक